साल 1954 आजाद भारत का पहला कुंभ प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी और लाखों लोग स्नान करने के लिए संगम में पहुंचते हैं। बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था और सुबह के करीब 8 से 9 बजे का वक्त था। मेले में खबर फैल जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और अपनी तरफ भीड़ को आता हुआ देख नागा सन्यासी तलवार व त्रिशूल लेकर लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और भगदड़ मच जाती है। एक बार जो गिरा फिर वो उठ नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों पर चढ़ गए, उसके तारों से उलझ गए और भगदड़ में लगभग 1000 लोग मारे गए। और जो जांच कमेटी बैठती है वह कहती है कि जो लोग तीर्थ स्थान पर आते हैं वह लोग करो या मरो के लिए आते हैं। और जांच कमेटी ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को बचाने के लिए, जिन्होंने कि गंगा में नहाने से इनकार कर दिया था, आखिर यह हादसा क्या था, क्यों यह हादसा हुआ और इसके रोकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या आजाद भारत का यह पहला और आखिरी हादसा था? और भी हादसे हुए जिनका जिक्र मैं आज इस वीडियो में करूंगा। और आखिर में कुंभ की भारतीय राजनीति से क्या संबंध है यह मैं आपको बताऊंगा। कहानी बहुत ही जबरदस्त है, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर मित्र आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी और आपकी मित्रता बनी रहे। तो मित्र, मैं अपनी कहानी की शुरुआत पिछले एपिसोड की महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद से करना चाहूँगा। साल 1855 क्रांतिकारी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र दुदू पंत और उनके भाई बाला साहब, क्रांतिकारी अजीम मुल्ला खान, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह जो कि बिहार के रहने वाले थे, वह लोग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके नील पर्वत पे चंडी मंदिर पे पहुंचते हैं। वहां महर्षि दयानंद पहले से ही डेरा जमाए हुए थे। दयानंद क्रांतिकारियों से कहते हैं, किसी देश पर अगर दूसरे देश का अधिकार हो जाता है तो इसको सहन करना भी बहुत बड़ा पाप है। इन शब्दों से क्रांतिकारियों के जहन में आज़ादी के लिए एक नई ऊर्जा भर जाती है। वह पूरी ताकत के साथ में आज़ादी की लड़ाई लड़ जाते हैं। 1855 के कुंभ से ही 1857 की क्रांति की नींव रखी गई। बड़े बड़े शहरों में गुप्तचर कमेटियां बनाई गई और सैनिक छावनियों, शहरों और गांव में कमल के फूल और रोटियां को एक निशान बनाया गया ताकि घर घर में क्रांतिकारियों को यह संदेश पहुंचाया जा सके। साधु संत की कथाओं के जरिए के माध्यम से लोगों को आंदोलन से जोड़ने की एक मुहिम आरंभ कर दी गई थी। सन 1857 के मेरठ में मंगल पांडे विद्रोह चालू कर देते हैं। 6 जून को मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों को आज़ाद कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच अंग्रेज सेना वहां पहुंच जाती है और उसने इलाहाबाद को तहस नहस करना चालू कर देते हैं। साधु संतों की छावनियों को वो नष्ट करना चालू कर देते हैं और संगम पर तोपों को दागना चालू कर देते हैं। जो जमीन होती है उनको जब्त कर लेते हैं और अंग्रेजों ने 1858 में कुंभ को लगाने की रोक लगा देती है। वहां सिर्फ परंपरा निभाई जाती है। लेकिन अगले साल फिर प्रयागराज का मेला लगता है तो सब कुछ बदल जाता है। प्रयागराज के पंडों ने आंदोलन का मोर्चा संभाल लिया था और किले के ठीक नीचे पंडों ने कैंप लगाया और हर काम के लिए एक उन्होंने खास प्रतीक किया और यह सारे प्रतीक आज़ादी से जुड़े हुए थे। इससे घबरा करके अंग्रेजों ने पांडवों को फांसी देना चालू कर दिया। कई पंडित तो घबरा करके प्रयागराज छोड़ने को मजबूर हो गए। अब समय आता है 1 नवंबर 1858। इलाहाबाद में एक दरबार लगता है और दरबार लगता है वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिसमें कि वह महारानी की घोषणा पत्र को पढ़ता है और कहता है कि 250 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब खत्म होता है। अब भारत की सत्ता सीधे रानी के हाथों में रहेगी और सरकार भारत के धार्मिक मामलों में कोई भी दखल नहीं देगी। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है कि जब देश में अपने ही गद्दार लोग हो जाते हैं तो आज़ादी को खोना पड़ता है। और अफसोस की बात है, इस बात की है कि वह गद्दार आज हमारे राजा बने हुए हैं। अब आता है समय 1915 का। हरिद्वार में कुंभ के दौरान ब्रिटिश सरकार गंगा के ऊपर एक बांध बनवाना चाहती है। हरिद्वार के पुरोहित इसको लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उसी समय मदन मोहन मालवीय कुंभ पहुंचते हैं। साधु संतों को भी इस विरोध में शामिल कर लेते हैं।
और कई रियासतों के राजा महाराजा भी इसको भी वो आंदोलन से जोड़ लेते हैं। राजाओं ने बांध निर्माण को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेज देते हैं। मजबूरन अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और अपने काम को रोकना पड़ता है। और इसी कुंभ में मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू सभा की नींव रखी थी। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। समय है 1915। दक्षिण भारत से लौटकर महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप कुंभ जाइए और कुंभ में जो लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं उनको आज़ादी के बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह को गांधी जी मानते हैं और हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद से जाके मिलते हैं। श्रद्धानंद हरिद्वार में अपने गुरुकुल में राष्ट्रभक्तों को तैयार कर रहे थे। गांधी जी 2 दिन तक श्रद्धानंद के साथ में रहते हैं और 7 दिन तक कैंप में गुजारते हैं। और 17 लाख लोग कुंभ में शामिल हुए थे। और इतनी भारी भीड़ देखकर गांधी जी को लगता है कि इस भीड़ की आस्था को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना चाहिए। अब समय आता है साल 1942 का। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के लोगों को जबरन युद्ध में ढकेला जा रहा था। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए कहा गया। भारत के बड़े नेता बहुत ही नाराज होते हैं क्योंकि ब्रिटेन का यह आपसी मामला था। इसमें भारतीयों को का लेना देना नहीं था, लेकिन उनको जबरदस्ती ढकेल दिया गया। इसी समय प्रयागराज का कुंभ का मेला लगता है। ब्रिटिश सरकार डर जाती है। बस व रेल के टिकटों पर वह रोक लगा लेती है क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आज़ादी का आंदोलन छेड़ देंगे। वह अफवाह फैलाते हैं कि जापान कुंभ के मेले पर बम गिराने वाला है और लाखों लोग मरने वाले हैं, लेकिन लोग अपनी आस्था पे अडिग रहते हैं और लाखों लोग कुंभ में पहुंचते हैं। इसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्रांतिकारियों के बलिदान व आज़ादी के दीवानों की दीवानगी के कारण आज़ाद हो जाता है। और समय आता है आज़ादी के पहले कुंभ 1954 का। यह आज़ादी का पहला कुंभ था, लिहाजा सरकार तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब एक अस्थायी स्टेशन बनाया गया था और बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइडों को अपॉइंट किया गया था। बुलडोजर से जमीन को समतल किया गया था और सड़कों पर बिछी रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए थे और करीब 1000 खंभे लगाए गए थे। 9 हॉस्पिटल खोले गए थे ताकि लोग बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उन्हें फौरन मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। कुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान करने के लिए संगम में पहुंचते हैं। ज़्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो जाते हैं। समय होता है 10:20 का। स्नान करने के बाद वे घाट की बैरिकेडिंग लगा करके हजारों लोगों को रोक दिया गया था और आम लोगों के साथ साथ में नागा साधु जो कि घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ऊंट जो सब इंतजार कर रहे थे, दोनों तरफ से जन सैलाब इकट्ठा हो गया था। इसी बीच नेहरू व राजेंद्र प्रसाद त्रिवेणी में स्नान करते हैं और किला घाट की तरफ निकल जाते हैं। जब नेहरू वो बाकी वीवीआईपी और की गाड़ियां जब गुजर जाती हैं तो बिना किसी योजना को भीड़ को छोड़ दिया जाता है और एक तरफ से भीड़ और दूसरी तरफ से नागा साधुओं का जुलूस निकलता है। भीड़ और साधु आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जुलूस बिखर जाता है। बैरिकेडिंग ढलान से लोग ऐसे गिरते हैं जैसे किसी स्टेडियम में क्षमता से ज़्यादा लोग भर गए हों और उसकी दीवार टूट जाती है, लोग गिरने लगते हैं। सेम वैसा ही माहौल वहाँ पे बन जाता है। एक बार जो गिरा वो दोबारा उठ नहीं पाया। चारों तरफ मुझे बचाओ की चीख गूंजने लगती है। कई लोग तो कुएं में गिर जाते हैं, यहाँ तक कि लोग छोटे बच्चों को कुचल कर भी आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग तो बिजली के तारों से झूल जाते हैं और अपने बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इस हादसे में लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद तो गजब की कहानी है। लेखक पीवी गोपाल दास जी लिखते हैं अपनी किताब मैं नेहरू का साया में कि जिस रोज मौनी अमावस्या थी उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू से कहा था कि आप प्रयागराज जाएं, कुंभ में स्नान करें और उन्होंने नेहरू से कहा था कि इस प्रथा का वह पालन करें और आपको करना भी चाहिए। नेहरू जवाब देते हैं मैंने तो तय किया है कि मैं नहीं नहाऊंगा। पहले मैं जनेऊ पहनता था लेकिन अब मैं नहीं पहनूंगा। गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। भारत के लाखों लोग इसका हिस्सा है लेकिन मैं कुंभ के दौरान स्नान नहीं करूंगा।
उस रोज नेहरू नाव में तो बैठते हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठते हैं, संगम में डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन नेहरू स्नान करना तो दूर, अपने ऊपर उस गंगा माँ का पानी छिड़कना भी सही नहीं समझते हैं। उसके बाद हजार लोग मारे जाते हैं। कैसी राजनीति है, कैसे लोग क्यों की सोच है। आगे जो कमेटी बैठती है वो तो गजब ही काम करती है। आखिर भारत की कमेटियां लिपापोती क्यों करती हैं, वह आज़ादी के बाद इस हादसे के बाद कमेटी द्वारा बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद यूपी सरकार एक कमेटी बैठाती है। इस कमेटी में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस कमलकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्नालाल और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर एसी मित्रा शामिल थे। कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वह तो गजब की होती है। कमेटी की जो रिपोर्ट है वह हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सारा दोष मीडिया के ऊपर मढ़ देती है। कमेटी का यह कहना है कि कुंभ के मुख्य स्नान में वीवीआईपी लोगों को नहीं जाना चाहिए था। हादसे के लिए जब एक महिला मुआवजे की मांग करती है तो कमेटी उसकी मांग को खारिज कर देती है, और उस कमेटी में शामिल हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस कमलकांत वर्मा जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा मेले में करो या मरो की भावना से लोग शामिल होते हैं। क्या यही न्याय है? क्या लिपापोती नहीं की गई नेहरू जी को बचाने के लिए? कुछ घटनाएं जो आज़ादी से पहले हुई थी और आज़ादी के बाद भी हुई थी, जिस प्रकार की घटना नेहरू के साथ हुई थी उस प्रकार की घटना और भी हुई है। इसके बाद तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी 2013 में ऐसी हुई थी। सभी घटनाओं का मैं आपसे बारी बारी जिक्र करूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज़ादी से पहले 1820 में हरिद्वार के कुंभ मेले में भगदड़ मचती है, और जिसमें कि 450 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत हो जाती है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। 1840 में कुंभ मेले में भगदड़ मचती है और 50 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। 1906 में प्रयागराज में कुंभ मेले में भगदड़ मचती है और 50 लोग मारे जाते हैं। अब इसके बाद की जो घटना है वह तो गजब की है। समय है 14 अप्रैल 1986। हरिद्वार कुंभ खत्म होने वाला था। तब हरिद्वार यूपी का हिस्सा था और सुबह का वक्त था। यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पहुंचते हैं। उनके स्नान का जो रास्ता होता है वह 3.5 घंटे के लिए बंद किया जाता है। हर की पौड़ी के जाने के लिए एक सकरे पुल से जाना होता है, और रास्ता रोके जाने के कारण पुल पर भीड़ जमा हो जाती है। जब सीएम स्नान करने के बाद रास्ता खोला जाता है तो फिर भीड़ बेकाबू हो जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है और करीब 50 लोग मारे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। उनकी मौत दम घुटने से होती है। क्या इसके बाद जांच कमेटी नहीं बैठी होगी? इसके बाद क्या लोगों को सजा मिली है? आप लोग सोच सकते हैं, क्या सजा मिली होगी? क्या जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी होगी? अब मैं जिक्र करता हूं समाजवादी पार्टी में के कार्यकाल में होने वाली भगदड़ का। दिन था 10 फरवरी 2013 और रविवार का वह दिन था। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। प्रयागराज जंक्शन के रेलवे स्टेशन पे आने के 2 साइड थे, एक था सिविल लाइन साइड का और दूसरा था चौक साइड का। संगम स्नान करने के बाद लौटने वाले तीर्थयात्रियों को चौक साइड से बड़े बाड़े में आना था, और अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बाड़े बनाए गए थे। जब उनके रूट की तरफ आने वाली ट्रेन आती थी तो इन बाड़ों को खोला जाता था, लेकिन उस रोज प्रशासन से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और सिस्टम की यह बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। नवाब यूसुफ रोड से, जो संगम से सीधे सिविल लाइन रोड से आने वाले थे, प्लेटफार्म नंबर 6 पर जाने वाले थे, उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया, और स्नान करने के बाद भीड़ चौक साइड की बजाय सिविल लाइन साइड की तरफ बढ़ती है और दोपहर में ही प्लेटफार्म पर खचाखच भर जाती है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी भीड़ रुकने का नाम नहीं लेती है। लोग लगातार प्लेटफार्म की तरफ बढ़ते रहते हैं। इधर प्लेटफार्म पर कई ट्रेनें लेट थीं और लोग ट्रेन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 6 की बजाय 2 पर आ रही है। इतना सुनना था कि लोग प्लेटफार्म की तरफ भागने लगते हैं। फुट ओवर ब्रिज पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। लोग भागते हैं। इसी बीच रेलवे पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। एक दूसरे पे और लोग गिरने लगते हैं और कई लोग तो ओवरब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। इस घटना में 36 लोग मारे गए थे। ऐसी भगदड़ की घटना सुबह में भी हुई थी जिसमें कि 4 लोग मारे गए थे, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट नहीं होता है।
इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया था कि शाही स्नान के दिन भीड़ मैनेजमेंट को करने में प्रशासन अक्षम रहा। दूसरा, रेलवे क्षमता 25,000 की जगह पे 2 लाख लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। तीसरा, रेलवे पुलिस, जिसको कि पुलिस की तरह ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इमरजेंसी के समय कुंभ हॉस्पिटल पे ताला लगा हुआ था। अगर आपातकाल की घटनाओं को रोकने के लिए हॉस्पिटल खुले होते तो मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी। जब हॉस्पिटल खोला गया तो वहां पर केवल मात्र रुइयां ही मिली और मरने वालों के लिए कफन भी ब्लैक में बिके। फिर मौत खरीदने का सिलसिला चालू हो जाता है। यूपी सरकार मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देती है। रेलवे की तरफ से भी मृतकों को 1-1 लाख रुपए दिया गया और मौत को खरीद लिया गया। इसका सबसे बड़ा जो कारण था, पहले बताया गया था कि वह आज भी बताया गया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। इस कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी कुंभ ने आज के राम मंदिर की नींव भी रखी। यह भी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो के अगले एपिसोड में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।